Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. In our previous lecture, we have started a new chapter, chapter number 4, completion of the accounting cycle, जिसमें हमने accounting cycle को complete करना है. उसकी जो different 8 stages हैं, हम लोगों ने अपने last lecture में उनको discuss कर लिया था. उसके बाद हम लोगों ने adjusting entries की basically बात की थी. The new thing which we are going to learn in this chapter is how to prepare adjusting entries basically. सो एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर बेसिकली हमने उसकी 4 टाइप्स जो थी उनको डिस्कस किया था और ये भी कहा था कि एडजस्टिंग एंट्री के जब भी हम एंट्री पास आउट करेंगे तो उसके लिए कोई भी कैश अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा और सेकेंडली उसका एक अकाउंट इनकम स्टेटमेंट से और जो दूसरा अकाउंट है वो बैलेंस शीट से आएगा. तो जो बेसिकली उसकी 4 टाइप्स थी उसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की ही बात हुई थी. एक हमारे पास वो एक्सपेंस होते हैं. अच्छा, जनरल एंट्री क्या होती है? हमारे पास एक एक्सपेंस हुआ और हमने उसको पे आउट कर दिया. हमने कोई रेवेन्यू था, हमने चीज़ें सेल कर दी हैं या फिर कोई सर्विसेज थी जो रेंडर कर दी हैं और उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया. अच्छा, एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? आपने एक एक्सपेंस अभी पे नहीं करना था, ठीक है, आपने उसको भी एडवांस में पे कर दिया, अभी तक आपने उसका बेनिफिट जो है वो यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है. यस, आपने एक एक्सपेंस का बेनिफिट जो था वो यूटिलाइज कर लिया, अभी तक आपने उस एक्सपेंस को पे नहीं किया, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है. इस तरह से रेवेन्यू में 2 टाइप्स हैं. आपने एक सर्विस अभी तक रेंडर नहीं की और आपने कैश पहले ही ले लिया, तो जो कैश आपने पहले ले लिया वो जो आपके जो रेवेन्यू है वो आपकी लाइबिलिटी बन गई है. और ऑपोजिट केस में क्या होता है? अभी तक आपने जो है सर्विसेज जो है वो रेंडर कर दी है और अभी तक आपने वहाँ से कैश को रिसीव नहीं किया, तो जो कैश अभी तक आपने रिसीव नहीं किया उसे आपने फ्यूचर में रिसीव करना है, तो वो आपका रिसीवेबल बन जाता है, आपका एसेट बन जाता है, ठीक है. तो बेसिकली रेवेन्यूज़ या फिर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह से आपकी लाइबिलिटी हो सकते हैं या किस तरह से आपका एसेट हो सकते हैं, तो इसकी जो आपने रिकॉर्डिंग है इसको हम बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में 4A1 को डिस्कस कर लेते हैं. आपसे कह रहे हैं ऑल्टर सिक्योर रिजॉर्ट, कोई रिजॉर्ट है बेसिकली, ठीक है. अब जो ट्रांजेक्शन होंगी ना वो उसको परसीव कर लीजिएगा दैट इज लाइक एन रिजॉर्ट, वो किसी रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एडजस्ट एंड क्लोजेस इट्स अकाउंट्स वंस अ ईयर ऑन December 31. वो कहता है कि वो अपने अकाउंट्स को साल में एक बार जो है वो क्लोज करते हैं December 31 को. उसमें आपसे कह रहे हैं कि मोस्ट गेट्स ऑफ द रिजॉर्ट पे एट द टाइम दे चेक आउट. वो कहते हैं मोस्टली जो आपके गेस्ट्स हैं वो आपको किस टाइम पे पे करते हैं? जिस उस टाइम पे जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं, मतलब जब आप वापस जा रहे होते हैं. एंड द अमाउंट्स कलेक्टेड आर क्रेडिटेड टू रेंटल रेवेन्यू, और जो भी अमाउंट्स आप कलेक्ट करते हैं वो रेंटल रेवेन्यू में क्रेडिट हो जाती है. सो इट्स अ रिजॉर्ट कंपनी और वो आपको बता रहा था कि द रिजॉर्ट पे एट द टाइम द चेकआउट, जो कस्टमर है, जो रिजॉर्ट के जितने भी गेस्ट होते हैं जो वहाँ पे स्टे करते हैं वो चेकआउट के टाइम पे करते हैं. एंड अमाउंट्स कलेक्टेड आर क्रेडिटेड टू रेंटल रेवेन्यू, और रेंटल रेवेन्यू के नाम से हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम उन अमाउंट्स को क्रेडिट कर देते हैं. फ्यू गेस्ट पे इन एडवांस फॉर रूम्स, कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि रूम्स के लिए एडवांस में पेमेंट करते हैं. अब देखो, जो लोग चेकआउट के बाद पे करेंगे, ठीक है, अगर तो चेकआउट के बाद की पेमेंट है, हम सर्विसेज दे चुके हैं और अगर अभी तक पेमेंट नहीं आई तो रिसीवेबल में चला जाएगा. और यहाँ जो आपसे कह रहे हैं कि आप फ्यू गेस्ट पे इन एडवांस फॉर रूम्स, अगर रूम्स की एडवांस पेमेंट हो जाती है, अभी तक हमने उनको अकोमोडेशन नहीं दी, तो ये हमारी लाइबिलिटी में चला जाएगा. एंड दीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू अर्न रेंटल रेवेन्यू, और उस अकाउंट्स को हम किस में क्रेडिट कर देते हैं? अर्न रेंटल रेवेन्यू में एट द टाइम ऑफ रिसीव करते टाइम, ठीक है. Okay, next आपसे कह रहे हैं the following information is available as a source of preparing adjusting entries at December 31. December 31 को वो कहता है कि जो adjusting entries पास ऑन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो उसने आपको बताई हुई है. ए में आपसे कह रहे हैं सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉइज बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट टू $7,900 की सैलरीज जो है वो हमारे एम्प्लॉइज अर्न कर चुके हैं और उसको हमने अभी तक पे नहीं किया. अगर हम जनरली सैलरीज को रिकॉर्ड करते हैं तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और कैश हमारे पास क्या हो जाता है? क्रेडिट. अगर अभी तक हमने उनको, वो कह रहे हैं कि अर्न बाय एम्प्लॉइज ने उसको अर्न कर दिया है बट नॉट येट रिकॉर्डेड, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. अनरिकॉर्डेड इट मीन्स लाइबिलिटी है, तो सैलरीज एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और कैश की जगह पे, जो कैश हम अभी पे नहीं कर रहे उसकी जगह पे सैलरीज पेबल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है.
लाइक सी हियर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट $7,900 और सैलरीज पेएबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी। ट्रांजेक्शन बी में कह रहा है एज ऑफ दिसंबर 31 पे ऑल्टर सिक्योर हैज अर्नड 11,075 रेंटल रेवेन्यू। वो रेंटल रेवेन्यू जो है वो $11,075 का अर्न कर चुका है फ्रॉम करंट गेस्ट से हु विल नॉट बी बिल्ड अंटिल दे आर रेडी टू चेक आउट। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली 31 दिसंबर को हमने क्लोज करने थे ना अकाउंट, तो आपको बता रहा है कि December 31 पे जो ऑल्टर सिक्योर हैज अर्न, वो कंपनी जो है वो अर्न कर चुकी है $11,075 का रेंटल रेवेन्यू फ्रॉम करंट गेस्ट, अपने करंट गेस्ट से, हु विल नॉट बी बिल्ड। लेकिन हम उनको तब तक बिल नहीं दे सकते, तब तक वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे जब तक वो चेकआउट नहीं कर लेते। तो ये वो वाले लोग हैं जिनको हम सर्विसेज दे चुके हैं 31 दिसंबर तक, लेकिन अभी तक हमने उनसे पेमेंट रिसीव नहीं की। हिंट के तौर पे उसने आपको साथ ही बता दिया डेबिट किसको करो, कहते हैं डेबिट कर लो रेंट रिसीवेबल को। अब देखो, अल्टीमेटली तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश को डेबिट करना चाहिए था और क्रेडिट किसको करना चाहिए था, जो भी उसने हमें यहाँ पे क्या बताया था कि अपनी अर्निंग को कैसे रिकॉर्ड करता है। उसने कहा था कि एंड अमाउंट्स कलेक्टेड आर क्रेडिटेड टू रेंटल रेवेन्यू अकाउंट में से क्रेडिट करता है। तो हमें चाहिए था हम कैश को डेबिट कर लेते और रेंटल रेवेन्यू को जो था वो कैश को डेबिट करते और रेंटल रेवेन्यू को क्रेडिट कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या कैश नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कहा December 31 तक हमने ये अमाउंट अर्न कर ली है, लेकिन हम उन्हें तब तक बिल नहीं करेंगे जब तक वो चेकआउट नहीं करते। तो जब वो चेकआउट करेंगे से जो भी उनकी डेट होगी, लेकिन 31 दिसंबर तक कैश रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब है उसने कहा डेबिट कर लो रेंट रिसीवेबल को, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल रेवेन्यू अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। Here your rent receivable is debit with $11,075 और जो रेंटल रेवेन्यू है वो हम क्या कर देंगे, वो क्रेडिट कर देंगे। ऑप्शन सी में आपसे कह रहे हैं ऑन November 1 a suite of room was rented to a corporation for 6 months। वो कहते हैं हमने कोई रूम रेंट पे दे दिया किसी कॉर्पोरेशन को 6 मंथ्स के लिए एट अ मंथली रेंटल ऑफ $3,200 और उसका मंथली रेंट कितना डिसाइड किया $3,200। कहते द एंटायर 6 मंथ्स रेंट 19,200 वॉज कलेक्टेड इन एडवांस। 6 माह के लिए हमने रूम दिया था और $3,200 पर जो मंथ उसका एक्सपेंस था, और यहाँ उसकी पर हमारे पास तो अर्निंग ही आ रही है ना, एक्सपेंस तो वो अपने बंदे का है। तो $3,200 जो था वो जो पर मंथ हमें उसका जो रेंट रिसीव होना था। और कहते द एंटायर 6 मंथ्स रेंट $19,200 वॉज कलेक्टेड इन एडवांस, वो हमने एडवांस में ले लिया एंड क्रेडिटेड टू अर्न रेंटल रेवेन्यू, और उसको हमने अन रेंटल रेवेन्यू में क्रेडिट कर दिया। ओके, तो उसके लिए उसने खुद ही बता दी बेसिकली अर्न रेवेन्यू है ये हमारे पास, इसको अभी तक हम लोगों ने मतलब एडवांस में हमसे रिसीव तो कर लिया था, लेकिन अभी तक हमने इनको सर्विसेज नहीं दी थी। अब देखो बात कब की करें, वो हमसे बात करें नवंबर की। तो यहाँ November 1 को जो उसने रूम जो था वो किसी कॉर्पोरेशन को रेंट पे दिया था $3,200 पर जो मंथ उसका रेंट था, और एंटायर रेंट हमने एडवांस में रिसीव किया था और कलेक्ट की जो अमाउंट उसको क्रेडिट किस में कर दिया था, अर्न रेंटल रेवेन्यू में। इट मीन्स उस टाइम पे जो हमने जर्नल एंट्री पास ऑन की होगी वो हमने कहा होगा कैश अकाउंट हमारे पास आ गया, और जो अर्न रेंटल रेवेन्यू की जो लाइबिलिटी थी उसको हमने क्या कर लिया, अपने पास क्रेडिट कर लिया। अब कहते हैं December 31 2 months रेंट इज कंसीडर टू बी अर्न। अब डेफिनेटली देखो नवंबर का मंथ और दिसंबर का मंथ हमने उनको रूम दे दिया ना, तो इन दोनों मंथ्स की जो भी आपके पास जो उसकी थी आपकी लाइबिलिटी थी वो मीट हो चुकी है। आगे कहते द रिमाइंडर इज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जो बाकी है वो अगले साल के पहले 4 माह में हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, जब हमने उसको लिए थे पैसे तो हमने कहा था अन रेंटल रेवेन्यू डेबिट, उसको कैश डेबिट और अन रेंटल रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया था। अब हमारी जो अन रेंटल रेवेन्यू की लाइबिलिटी थी वो हम 2 मंथ 3,200 हमारे पास 1 मंथ का था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो $6,400 आ जाएगा। तो $6,400 के साथ हम अपने अन रेंटल रेवेन्यू की लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे क्योंकि अब ये डिक्रीज हो रही है, और उसके बदले में जो रेंटल रेवेन्यू है उसको हम क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि उसको हम अर्न कर चुके हैं। ठीक है, लाइक सी हियर इन द सी पोर्शन अन रेंटल रेवेन्यू हम डेबिट कर लिया 6,400 के साथ, ये लाइबिलिटी ये जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसको हमने यहाँ पे डिक्रीज कर लिया, और जो रेंटल रेवेन्यू हम अर्न कर चुके हैं उसको हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो रेंटल रेवेन्यू है ये एक्चुअल हमारी अर्निंग है, ये हमारे रेवेन्यू के तौर पर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट आपसे डी की बात करें, पॉइंट डी में आपसे कहता है अ लिमोजिन वाज
A limousine to carry guests to and from the airport had been rented beginning December 19 from Transport Rentals Incorporation. तो कहते हैं हमने एक लिमोजिन जो थी वो गेस्ट्स को कैरी करने के लिए टू एंड फ्रॉम एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे जो गेस्ट पहुंचते हैं उनको लेकर वो रिजॉर्ट में छोड़ दे, और रिजॉर्ट से जिन्होंने चेकआउट करना है उनको रिजॉर्ट से पिक करके वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ दे। हैड बीन रेंटेड बिगनिंग दिसंबर 19, वो कहते हैं कि जैसे ही बिगनिंग दिसंबर 19 जिस दिन शुरू हुआ था ना, उस दिन हमने उसको रेंट पे लिया था। कहाँ से? ट्रांसपोर्ट रेंटल से, एट अ डेली रेट ऑफ $120, और हमने कहा था डेली बेसिस पे हम आपको उसके $120 पे कर देंगे। नो रेंटल पेमेंट हैज़ बीन मेड येट, अभी तक हमने कोई भी रेंटल पेमेंट उनको नहीं की। द लिमोजिन हैज़ बीन रेंटेड फॉर 13 डेज इन दिसंबर, और दिसंबर में 13 डेज तक हमने उसको रेंट पे यूज़ किया है। अभी जो 13 डेज का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है या जो 13 डेज का आपका रेंट का एक्सपेंस है, ये अब आपके पास लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर तो हम इसको पे कर देते तो हम सिंपली कहते हैं रेंट एक्सपेंस और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कर देते कैश को, लेकिन अब हम इसको कैश पे नहीं कर रहे, तो जो हमारे पास रेंट एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और उसके बदले में एक लाइबिलिटी रेंट पेएबल के नेम के साथ क्रिएट होगी, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। So like in D, like transportation expense और rent expense debit, और कैश अब नहीं जा रहा था तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी ट्रांसपोर्टेशन और रेंट पेबल। ट्रांसपोर्टेशन पेबल या रेंट पेबल के नाम से आप कोई भी अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे, उसने बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अकाउंट नेम मेंशन नहीं किया। $120 हमने एक दिन की उससे हमें पेमेंट नहीं थी, 13 डेज उसको यूज़ किया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ तो $15-16 आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। On the next year, saying a 6 months loan in the amount of 30,000 had been obtained on December 1. December 1 को हम लोगों ने एक लोन लिया था जिसको 6 माह में हमने, मतलब 6 माह के लिए हमने एक लोन लिया था। अमाउंट थी उसकी $30,000। इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड एट अ रेट ऑफ 15%। इंटरेस्ट हमने उसके ऊपर 15% पे करना था पर ईयर, एक साल के लिए, एंड इज पेएबल व्हेन द लोन इज ड्यू, और जब लोन ड्यू होगा तब हमने उसको पे करना था। नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड एंड नो इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। कोई भी इंटरेस्ट ना तो पे किया गया है ना ही हमने इसको अपने पास रिकॉर्ड किया है। ये दिस इज लाइक एन अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। अब क्या होगा, बेसिकली ये देखो, ये 30,000 उसकी अमाउंट थी, 15% उसका इंटरेस्ट था, और वो कितने के लिए था, पर ईयर। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। हियर ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस की ना उसने कैलकुलेशन की हुई, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। एक माह दिसंबर की भी सिर्फ हम लोगों ने किया ना, दिसंबर 31 को तो हमने दिया था, दिसंबर 31 को क्लोजिंग करने है, तो इसका मतलब जस्ट 1 मंथ के लिए आपने क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करके वो आपसे कहता है इंटरेस्ट के ऊपर हमने कोई, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाता। ठीक है, सी इन हियर ई पॉइंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाता। 375 आपके पास कैसे आया, जब हम कह रहे हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% और लाइक 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ओके जी, हियर इज द नेक्स्ट इज अबाउट डेप्रिसिएशन। वो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन द रिजॉर्ट्स बिल्डिंग इज बेस्ड अपॉन एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। या तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो 30 ईयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर बेस करी है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज 1,755 lakhs। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे 17,55,000 की जो आपकी बिल्डिंग है, और 30 ईयर्स जो है वो कहता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो अमाउंट है इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो 30 ईयर्स के लिए ना तो आपके पास पर ईयर एक्सपेंस आएगा। उसको फिर हम लोग यहाँ पे उसको ये पूरे ईयर के लिए ही चार्ज होगी बिल्डिंग। ठीक है, ये कौन सा हमने, ये दिसंबर 1 को नहीं ली, ये बेसिकली फुल ईयर के लिए यूज हुई है, तो फुल ईयर के लिए हम उसकी डेप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज कर देंगे। लाइक सी हियर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था बिल्डिंग और उसकी जो अमाउंट है उसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आपके पास उसका चार्ज आ जाएगा, पर ईयर सॉरी। नेक्स्ट नंबर जी पे आपसे कह रहे हैं, इन दिसंबर ऑल्टा स्क्वायर रिजॉर्ट entered into an agreement to host the annual symposium of ACE। सिम्पोजियम लाइक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है,
ऑल्टो सिक्योर कहते हैं एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट कर लिया है उन्होंने किसके साथ, एस कंपनी के साथ। एस है अमेरिकन फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा है कि हम आपका जो एनुअल सिंपोजियम है ना उसको होस्ट हम करेंगे। मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई ऑडिटोरियम है और वो ऑडिटोरियम के जो भी मैनेजमेंट है या जो भी इसके ऑनर्स हैं वो आपसे कहें कि हाँ जी आप अपना इवेंट हमारे पास करा लें, ठीक है। तो इस तरह से ना उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ कि आपका जो एनुअल सिंपोजियम होगा ना वो हम अपने रिजॉर्ट में आपका होस्ट करेंगे इन अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल अप्रैल में। द रिजॉर्ट एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ रेंटल रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट 45,000। वो कहते हैं कि रिजॉर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट वहाँ से जो है हमें $45,000 की इनकम ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जो उसको सिंपोजियम कराने, जो हम सिंपोजियम यहाँ पे कराएंगे तो वो हमारे रिजॉर्ट का रेंट जो पे करेंगे वो मिनिमम या एटलीस्ट $45,000 का ज़रूर होगा। अच्छा, देयर विल बी बेसिकली नो ट्रांजेक्शन, इट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन। इट इज जस्ट लाइक मतलब आप किसी को कह दो हाँ मैं ये करूंगा तो बाद में आप ना करें। कोई भी या ना तो कैश पेमेंट हुई है ना ही सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है। तो बॉन्ड बॉन्ड तो कोई नहीं है ना। बाउंड तो वो तब होता जब वो कैश पे कर देता, या बाउंड ये लोग तब होते जब ये लोग उनसे कैश रिसीव कर चुके होते और अब तक उनको अप्रैल में वो बाउंड हो जाते हैं कि हाँ जी पैसे ले लिए और अब हमें सर्विसेज देनी ही देनी है। अभी तक की सिचुएशन में तो जो दोनों ही कंपनीज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है और वो एक्सपेक्ट करें कि वो इतना अर्न कर लेंगे। सो एक्सपेक्टेशंस आर नॉट रिकॉर्डेड, एक्सपेक्टेशंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और हम यहाँ पे जस्ट अपने मॉनिटरी इवेंट्स को, इवेंट्स का मतलब है जो हो चुके, उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं वन ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन परचेज्ड ऑन सितंबर 1 को हमने एक 1 ईयर, एक साल की जो थी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी। द प्रीमियम ऑफ $7,200 फॉर द इंटायर लाइफ ऑफ द पॉलिसी। वन ईयर ही उसकी लाइफ है ना, तो 1 ईयर के लिए जो उसका इंटायर लाइफ का मतलब है वन ईयर का जो टोटल प्रीमियम था $7,200 वो हमने पे कर दिया था एंड had been paid on सितंबर 1 को ही पे कर दिया था एंड रिकॉर्डेड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसको हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के तौर पे अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था। देखो जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की तो फौरी तो उसको यूज नहीं किया ना, हमने क्या किया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से उसको रिकॉर्ड करके और कैश जो था वो हमारे पास से चला गया था, ठीक है। अब जब हम December 31 को उसको क्लोज कर रहे हैं तो अब देखो September 1, उसके बाद सितंबर, नवंबर और दिसंबर, इसका मतलब है जो 4 माह की इंश्योरेंस है ना वो यूटिलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो $7,200 12 मंथ्स के लिए था, तो इसका मतलब है पर मंथ एक्सपेंस आपके पास कितना आ जाएगा 600। तो $600 को इंटू 4 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा $2,400, ठीक है। तो ये जो $2,400 है ना ये हमने December 31 को अपने पास रिकॉर्ड कर लेने हैं कि जो इंश्योरेंस का हमारे पास ये एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। अब ये अमाउंट हम उसको एक्सपेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो हमने या प्री पेड इंश्योरेंस, ठीक है, वो जो हमने अपना एसेट क्रिएट किया हुआ था, अब वो हम उसको 2,400 की अमाउंट से डिक्रीज कर लेंगे क्योंकि उस एसेट को हम इस टाइम तक यूटिलाइज कर चुके हैं। लाइक सी हियर। अच्छा देखो वही ना, एफ के बाद जी की कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी कोई एंट्री होनी ही नहीं थी। एच की एंट्री हम कर रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और उसके बदले में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपको क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा अनएक्सपायर्ड का मतलब है जो अभी एक्सपायर नहीं हुई, प्रीपेड का भी मतलब है पे करने से पहले पे कर दी गई है, ठीक है। तो जो ये वाली आपकी इंश्योरेंस है ये दोनों सिचुएशन में आपका एसेट है, ठीक है। तो चाहे आप उसको अनएक्सपायर्ड के नाम से लिख लें चाहे आप उसको प्रीपेड के नाम से लिख लें, तो यहाँ पर हम अपना एसेट डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। टू अ पोर्शन और एलोकेट द रिकॉर्डेड कॉस्ट, हमने इसमें रिकॉर्डेड कॉस्ट को एलोकेट कर लिया है। अच्छा जी यहाँ तक तो बात होगी आप। अच्छा यहाँ पे उसने अपनी इंस्ट्रक्शन देखो, उसने कहा था फॉर ईच ऑफ द अबव लेटेड पैराग्राफ, लेटेड का मतलब है हर एक पे लेटर लगाया हुआ था ना ABCDEFGH, हर पैराग्राफ के लिए ड्राफ्ट अ सेपरेट एडजस्टिंग और जनरल एंट्री इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन, आपने एक एंट्री पास करनी है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। इफ द इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट एन एडजस्टिंग एंट्री इज नीडेड, ठीक है। उसने क्या किया स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत है तो उसको आप हमें पास ऑन कर दें। वन और मोर ऑफ द अबव पैराग्राफ मे नॉट रिक्वायर्ड एनी एडजस्टिंग एंट्री, कहते हैं ऊपर जो दिए गए एक या इससे ज़्यादा पैराग्राफ ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत ना पड़े, जैसे से फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन नंबर ये जो हमारे पास जी थी इसके लिए हमें किसी ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज इसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने क्या करनी है पास आउट करनी है। सो हेयर यू हैव द रिक्वायरमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम 4A2, जो 4A2 है वो भी ऐसा ही है, उसमें आपने जस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज पास ऑन करनी है। 4B1 एंड 4B2 ये चारों क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पर हैं।
आप अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को याद करें, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखें और आप उसके बाद ये चारों जो 4A1, 4A2, 4B1, 4B2 ये आप अपने पास में सॉल्व करके लाएंगे। सो विश यू वेरी गुड लक BBA, टेक केयर, खुदा हाफिज़।